चलिए फिर आज शुरू करते हैं 7 दिसंबर की शिफ्ट 2 का पेपर। ठीक है, ये 44 नंबर का पेपर है और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और ये टाइम है आपका पीक टाइम चल रहा है, जिसको क्या करना है, रिवीजन में पूरा देना है। ठीक है, और मॉक टेस्ट दीजिए और प्रीवियस ईयर मॉक के फॉर्मेट में दीजिए। आपका जो टेस्ट बुक है ना, वहाँ से खूब दे सकते हैं आप। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है टेलीग्राम पे जाकर वहाँ से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको जो भी डाउट है वहाँ पर आप मैसेज कीजिए और आराम से उसका सोल्यूशन पाइए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। अगर आप पाइप ए और बी एक खाली टंकी को 12 घंटे 16 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोला गया और 3 घंटे बाद पाइप बी को बंद कर दिया गया। टंकी के बचे भाग को भरने में पाइप ए को कितना समय लगेगा? बहुत सिंपल सवाल है। 12 हो गया, 16 हो गया, एलसीएम 48 हो गया, इफिशियंसी 4 हो गई, 3 हो गई। तो 7 की इफिशियंसी से 3 घंटे काम करेंगे तो 21 काम हो गया। काम बचा कितना? 48 से 21 गया, 27 काम बच गया। अब ये 27 काम करेगा कौन? ए करेगा, यानी कि बटे 4 कर देंगे, यानी 4 छंग 24, 6 सही 3/4 आंसर आ गया। अगला सवाल, 40,000 की राशि पर 2 वर्षों में मिले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना है, वार्षिक ब्याज की दर क्या है? देखो हमने हमेशा बताया हुआ है कि डिफरेंस बराबर होता है पी आर अपॉन 100 की पावर 2। 2 साल के लिए होता है ये। तो यहाँ से देखो डिफरेंस हमें दिया है 324, प्रिंसिपल हमें दिया है 40,000, आर हमको क्या दी गई है, निकालनी है, बटे कर देंगे 100 गुणे 100। तो ये तो कैंसिल आउट हो गए। फिर यहाँ से करेंगे 4 अट्ठे 32 हो गया, 4 एकम 4 हो गया, आर बराबर कितना आ गया? 9%। सिंपल सवाल था। अगला सवाल, एक सेल्समैन ने एक वस्तु को 24% के लाभ पर बेचा है। यदि उसने इसे 12% कम में खरीदा होता और इसे 69 कम में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखो 100 रुपये में हमने मान लिया उसने खरीदा होगा, 24 रुपये प्रॉफिट में बेचता 24%, तो 124 में। अगर आप 12% कम में खरीदा होता, 12% कम में खरीदने का मतलब 88 में खरीदा होता, 20% लाभ में बेचा होता, यानी कि 120/100 कर सकते हैं। तो यहाँ से 20 छक्का 120, 20 पंजे 100, तो 6 अट्ठे 48 की 8 हो गया, या तो काट लो यहाँ से पहले। 5 एकम 5 हो गया, 3 बचा ना, 5 सत्ते 35, 5 छक्के 30 हो गया, 6 छरंग 36 हो गया, 6 सत्ते 42 और 3 45 हो गया, और 6 एकम 6 और 4 10 हो गया। समझ में आ गई बात? यानी कि इतना ले रहा है वो प्रॉफिट। अब देखो हमारे हिसाब से कितना कम हुआ, 10 से 6 गया 4 बचा, और 3 13 से 5 गया 8 बचा, यानी 18.4 आया। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया था? 69 दिया था। हमें निकालनी थी किसकी वैल्यू? 100 की वैल्यू निकालनी थी, यानी 69/184 ऊपर चला जाएगा 100 गुणे 10। समझ में आ गया? 2 ने में 18 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ से करेंगे 2 पंजे 10 हो गया, 23 तियाँ 69 हो गया, 23 चौकू 92 हो गया। यहाँ देखो 200 मिल लेना, इसको 50 गुणे 100 लिख सकते हैं जो बचा हुआ है, तो ये 25 हो गया। यहाँ से करेंगे 25 पंजे 125 गुणे हो गया 3, यानी कि 3 पंजे 15 हो गया, 12 तिया 36 1 37, 375 आंसर आ गया। बहुत सरल सवाल था। ठीक है, अगला सवाल, 6 और 42 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो अगर इसमें भी पेन चला रहे हो ना तो बहुत बड़ी गलती है। देखो इसका होता है b² b² क्या है? 42 × 42 अपॉन हो गया 6, 6 सत्ते 42 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, और 7 चौक 28 1 29 हो गया, 294 आंसर आया। देखो इसको करते कैसे हैं? ऐसे किया करो, 7 छक्के 42 किया करो, गुणे 42 करो, बस। समझ में आ गया? अरे सॉरी 6 सत्ते 42 होगा। ठीक है ना, समझ में आ गई ना बात को? तो फिर पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला सवाल करते हैं, एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों में इतनी, 7 वर्षों में इतनी हो जाती है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल सी बात है, टाइम का डिफरेंस निकालेंगे, फिर इनका डिफरेंस निकालेंगे तो 3 साल का ब्याज आ जाता है, ये तो सभी को पता होगा। तो यहाँ से डायरेक्ट माइनस करेंगे। देखो 14 से 8 गया, कितना बचा? 6 बचा। यहाँ बचा 7, 7 से 4 गया 3 बचा। फिर देखो 14 से 6 गया 8 बचा। फिर यहाँ देखो 10 से 9 गया 1 बचा। तो यहाँ से 4 साल का ब्याज निकाल लें। यहाँ से काटेंगे 3 छक 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 612 में गुणा करने पड़ेगा 4 का, यानी कि 4 दूनी 8 हो गया, 4 एकम 4 हो गया, 4 छंग 24 हो गया। तो ये ब्याज हम पूरे अमाउंट से हटा देते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगी? राशि आ जाएगी। ठीक है, 0 0 6 से 4 गया 2, 9 से 2 गया 7, यानी कि 7200 आंसर था। कहाँ पर है? दूसरा नंबर। अगला सवाल, 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार ली गई एक निश्चित धनराशि 5 से 1/2 वर्षों में इतनी हो जाती है।
समान राशि पर समान दर से 8 से 1/4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखो पहली कंडीशन में भी हमारी राशि बराबर थी और दूसरी में भी बराबर थी। यहाँ से रेट कितनी थी 5.5% और 5×2 = 11/2 वर्षों का हमें ब्याज निकालना था। तो यहाँ से अगर हम ब्याज निकालते तो देखो 5 और 7×5 = 12, हासिल लगा 1 हो गया, यानी कि 8×2 = 5 बटे हो गया 2। तो यहाँ से करेंगे 2×4 = 8, 2×1 = 2, 2×2 = 4, 2×5 = 10। लेकिन एक पॉइंट और था, यानी कि यहाँ से जब ब्याज निकालेंगे तो आ गया 41.25। इसको जोड़ देंगे यानी कि 141.25, ये टोटल अमाउंट बन गया हमारा। अब दूसरी कंडीशन में कह रहा है समान दर से, लेकिन समय चेंज कर दिया, 8×4 = 32, 1 33/4। अगर 100 पर हम ब्याज निकालेंगे तो इतना ही तो ब्याज मिलेगा, इसी की वैल्यू निकालनी तो गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं, यानी कि 141.25 दशमलव हटा देंगे तो ऊपर पहुंच गया। इसकी वैल्यू दी गई थी 16,950। हमें निकालनी किसकी वैल्यू थी 75/10 गुणे 33/4 की। समझ में आ गई बात को, आना भी चाहिए। यहाँ से करेंगे 25×4 = 100 हो गया, तो 25×4 करेंगे 25×5 = 125 हो गया, बचा कितना 16, 25×6 = 150, बचा 12, 25×5 = 125 हो गया। यहाँ से करेंगे देखो 5×1 = 5 हो गया और 2 बचा 5×5 = 25 हो गया। यहाँ से करेंगे 5×1 = 5, 5×1 = 5, 5×3 = 15 हो गया। तो यहाँ से देखो 113 में कितने का गुणा करें कि लास्ट में 3 वाले में 5 मिल जाए। तो यहाँ से करेंगे तो 15×3 = 45, 15×1 = 15 और 4 = 19, 15×1 = 15, 16 हो जाएगा, यानी 15 बार ये पूरा पूरा चला गया, ये जीरो इससे हटा दो, 4 से 4 चला गया। तो यहाँ से करेंगे 15×3 = 45, 15×3 = 45 और 4 49 हो गया, गुणे 15 करेंगे, 15×5 = 75, हाथ से लगा 7 हो गया, 15 में 135 और 7 हो गया 142 हो गया। तो आंसर मिल गया 7425। समझ में आ गई बात। अगला सवाल करते हैं। ए एक काम को 40 दिनों में कर सकता है, वह 10 दिनों तक इस काम पर करता है और फिर शेष काम को बी अगले 45 दिनों में पूरा करता है। ए और बी एक साथ मिलकर कितने दिनों में काम का 75% भाग पूरा कर लेंगे। देखो ए पूरा काम 40 दिन में कर रहा था, 10 दिन तक काम किया, लेकिन बाद में वो चला गया तो वो काम कितने दिन का छोड़ गया 30 दिन का। यही काम बी ने कितने 45 दिन में निपटा लिया। एलसीएम लेंगे 90, तो 30×3 = 90 होता है, 45×2 = 90। टोटल काम कितना है 40 दिन में ए कर रहा था, 3 की एफिशिएंसी से टोटल काम आ गया। अब कह रहा ए भी एक साथ मिलकर कितने दिनों में 75%। 75% का मतलब क्या होता है 3/4 हो। समझ में आ गया। अब दोनों को मिलके करना, एफिशिएंसी दोनों कितनी थी 5 थी, 4 से 4 चला गया, 5×2 = 10 हो गया और 3×2 = 6, 18 आंसर आ। अगला सवाल करते हैं। एक शंकु के आधार का व्यास उसकी ऊंचाई का इतना गुना है। ठीक है, आधार का व्यास कह रहा है, समझ लेना बात को, यानी कि अगर 2r बराबर लिखे तो हाइट का कितना 1.5 गुना हो रहा है, ये कह रहा था वो। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का क्या होता है πr/l होता है, जो दिया गया था 480 पाई। हमें चाहिए क्या त्रियक ऊंचाई। अब समझो यहाँ से त्रियक ऊंचाई निकालनी है, यानी कि हमको चाहिए होगा एग्जैक्ट वैल्यू रेडियस। तो देखो यहाँ से निकालेंगे कैसे, ये चीज समझो। देखो r बटे अगर h लिख दे तो 5×3 = 15, 5×4 = 20 लिख सकते थे। तो यहाँ से देखो जब हम शंकु बनाते हैं तो ये तो देखो हाइट हो जाती है, ये रेडियस हो जाती है, ये हाइट हो गई, ये स्लाइंट हाइट हो गई, एल हो गई। समझना बात को मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर ये 3x है, ये 4x है, तो ये कितना होगा 5x हो। समझ में आ गई बात। तो यहाँ से लिख सकते हैं r की वैल्यू 3x, l की वैल्यू 5x और बराबर हो गया 500 480। तो यहाँ से करेंगे 16×3 = 48 होता है, यहाँ से करेंगे 5×2 = 10, 5×3 = 15 हो गया, एक बचा 5×2 = 10 हो, यानी x बराबर कितना 4×8 = 32 लिख सकते हैं, या 16×2 = 32 भी ले सकते हैं, तो 4√2 हो गया। यानी कि एल निकालनी थी तो एल की वैल्यू 5x थी, 5×4√2 कर देंगे तो 5×20√2 आंसर आ जाए। बहुत सरल सवाल था, अच्छा सवाल था। अगला सवाल। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 52, 68 और 116 को भाग देने पर हर बार समान शेषफल बचता। देखो ऐसी कंडीशन में हमें एचसीएफ निकालना पड़ता है, लेकिन यहाँ से अगर एचसीएफ निकालते तो देखो यहाँ से क्या आ जाता, 4 का गुणा करेंगे, 4×1 = 4 हो गया, 4×3 = 12 हो गया। यहाँ से करेंगे 4×1 = 4 हो गया और 4×7 = 28 हो गया। यहाँ से करेंगे 4×1 = 4 हो गया और बचा कितना है 4×3 = 12 हो गया, 4×2 = 8 हो गया, 4×9 = 36 हो गया।
तो यहाँ से देखो 4 आ गया एचसीएफ। अब इसी के मल्टीपल में संख्या ले लो, इसके मल्टीपल में। तो यहाँ से देखो 4 चौको 16 भी हो रहा, 12 भी हो रहा है, और तो कुछ नहीं हो रहा ना। तो 16 से यहाँ से करके देख लेते हैं कि क्या क्या रिमाइंडर बच रहा है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से अगर करते 16 3 48 होता, 3 बचता। यहाँ से करते 16 चौको 64, 4 बचता। फिर यहाँ से करते 16 अट्ठे 128 होता है, और 16 सत्ते 112 होता है, यानी कि यहाँ भी 4 बच गए। यहाँ 16 3 48, 4 बचे। ठीक है, तो आंसर आ गया हमारा 16। तो इस तरीके से कर लिया करो। वैसे ये एचसीएफ जो निकाला है, इसको निकालने की भी जरूरत नहीं थी, हम डायरेक्ट ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। एक मोटरबोट धारा की विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर की दूरी तय करने में धारा की दिशा में समान दूरी तय करने में लिए गए समय से 1 घंटा अधिक समय लेता है। यदि नदी की धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में मोटरबोट की चाल क्या होगी। देखो सिंपल सी बात है, विपरीत जा रहा तो चालें घट जाएंगी, अगर दिशा में जा रहा तो चालें जुड़ जाएंगी। समझ में आ गई बात। और इससे 1 घंटा क्या ले रहा था, अधिक ले रहा था। ये तो प्लस का इसमें करना पड़ेगा बंद, तभी तो समय बराबर आएगा। देखो नदी में धारा की चाल तो 4 दी थी, यानी कि धारा की चाल 4 हो गई, धारा की चाल 4 हो गई। समझ में आ गई बात। तो यहाँ से देखो ऑप्शन पकड़ो, 10 4 14 करेंगे, 14 48 में कटेगा नहीं कटेगा। 16 4 20 करेंगे, कटेगा नहीं कटेगा। 20 4 24 करेंगे, कटेगा बिल्कुल कर जाएगा। समझ रहे। तो 20 4 24, जैसे ही यहाँ पर हमने 24 लिखा दोने का, तो 24 दूनी 48 हो। यहाँ से करेंगे तो 20 से 4 माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 16 हो गया, 16 3 48 हो गया। समझ में आ गई बात। तो यहाँ से देखो दोनों बराबर हो गए, यहाँ 3 घंटे लगे, यहाँ देखो 2 घंटे, ये 1 घंटा एक्स्ट्रा हो गया। तो आंसर कौन सा हो गया हमारा, 20 आंसर हो गया। तो इस तरीके से कर लिया करो, जल्दी हो जाते हैं। अगला सवाल, 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात इतना, अब से 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात इतना होगा, बी की वर्तमान आयु क्या होगी। देखो इसे 2 तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीके आसान होते हैं, और फिर प्रैक्टिस होने से ये भी पता लगता है कब किसको कहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये 8 11 हो गया। इनमें देखो 3 इसमें बढ़ रहा है, 3 इसमें बढ़ रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये पहले वाला था, ये बाद वाला, दोनों जुड़ जाएंगे, यानी कि 15 हो गया। 1 बराबर 5 आ गया। तो देखो बी की पूछी गई थी, तो 8 बराबर 40 आ गया। लेकिन ये 5 वर्ष पहले की थी, 5 जोड़ देंगे तो ये 45। दूसरा तरीका देख लो, जैसे 5:8 था। ठीक है, यहाँ पर वर्तमान रही होगी, ये 5 वर्ष पहले का था। फिर 8:11 हो गया, और ये 10 वर्ष बाद, यानी कि ये यहाँ से आने के लिए 1 5 ये रहा होगा, 1 ये रहा होगा, यानी कि जो भी बड़ा होगा 3 पार्ट में बराबर बड़ा होगा। यहाँ से कितना बढ़ रहा, 3 बढ़ रहा। 1 में कितना बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा, यानी कि ये हो गया 6 और ये हो गया 9। तो देखो यहाँ से वैल्यू देखो, यहाँ पे देखो कितना कितना बढ़ रहा है। 1 1 बराबर अगर 5 है, ये डिफरेंस 5 है, तो 8 बराबर कितना होगा, 40 होगा। तो अगर 9 बराबर निकालें तो डायरेक्ट निकल आएगा 45। अगर 8 बराबर भी निकालते तो 40 आता, 40 में ये 5 जोड़ना पड़ता। तो इस तरीके से भी सवाल करते हैं। ठीक है, रेशियो वाले अगर रेशियो का रेशियो से ही पूछा जाए तो ये मोस्टली वर्क करता है। ठीक है, अगर मान लो एज निकालनी है तो ये भी अच्छा है, कोई खराब नहीं है। अगला सवाल, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है, अंततः वह वस्तुओं को 30% की छूट पर बेचता है, उसका लाभ या हानि परसेंटेज क्या है। ठीक है, देखो उसने क्या किया, मार्क प्राइस था 100, नहीं कॉस्ट प्राइस था 100, और मार्क प्राइस उसने 25% अधिक अंकित कर ली, इस पर 30% की छूट दे दी, तो इतने में बेचा। 25 पंजे 125, 25 चौको 100 हो गया। यहाँ से देखो दोनों का रेशियो बना लेते, 0 से 0 चला गया, यानी कि 40:35 हो गया। तो यहाँ से देखो क्या हुआ, हानि हुई उसे कितने, 5 रुपए। किससे देखेंगे, 40 से गुणे कर देंगे 100, यानी कि 12.5% की हानि हुई। सिंपल सी बात, समझ में मुझे लगता है सबको आ गई होगी। अगला सवाल, यदि चावल के मूल्य में 18% की छूट एक गृहिणी को इतने में 5 केजी अधिक चावल खरीदने में सक्षम बना देती है, तो चावल के प्रति केजी मूल्य में हुई लगभग कमी ज्ञात कीजिए। देखो कमी नहीं निकालनी है, इसे घटा हुआ मूल्य निकालना है यहाँ से। ठीक है, तो आंसर हमारा बिल्कुल परफेक्ट आ जाए। 18% की छूट की वजह से 5 केजी। हम कह रहे हैं हमें तो 100% वाले आदमी, भाई गरीब आदमी, तो हमें सब छूट चाहिए, तो हमें टोटल केजी पता लग जाएगा हम कितनी ला सकते, तो इतनी केजी हम खरीद के ला सकते थे। मूल्य निकाल लो, यानी कि 1876/5 गुणे 100, और ये 18 चला जाएगा ऊपर, 4 से काट दें, 4 चौको 16। ठीक है, 2 बचा, 4 छंग 24, 4 नेम 36 हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 हो गया। तो यहाँ से देखो अगर नहीं काटते तो मेरे हिसाब से आसान पड़ता है। देखो लगभग की बात कह रहा है, तो यहाँ से एक चीज़ ये ध्यान रखना, लगभग में
पूछा जाए तो पहले गुणा कर लिया करो, क्योंकि यहाँ देखो नीचे 5 था, 25 हो गया, भाग करने में दिक्कत होगी। तो हम यहाँ से देखो 1876 गुणे 18 बटे 5 गुणे 100 करते तो ये आसान पड़ता ना, ये आसान पड़ता ना, डायरेक्ट कर ले। देखो 5 तियां 15 हो गया, बचा कितना, 3 बचा, 5 सत्ते 35 हो गया, 2 बचा, 55 25 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। अब 18 का गुणा कर लो, 18 दूनी 36 हो गया, यहाँ से लगा 3, 18 पंजे 90, 90 3 93, यहाँ से लगा 9, 18 सत्ते 126 होता है, 126 और 9 9 6 15 हो गया, यानी कि 135 हो गया, यहाँ से लगा 13, 18 3 54 और 54 और 3 57 होता है, 57 और 10 67 होता है, बटे में 100 हो गया। समझ में आ गई बात, आनी भी चाहिए। अब यहाँ पे देखो एक के बाद पॉइंट भी था, तो इसे लिख क्या सकते हैं, 67.536, ठीक है, इसको राउंड ऑफ करके 68 इसका आंसर हो। तो कैलकुलेशन पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। हमने जैसे ही देखा इसको काटा तो 125 से हमें इस टोटल नंबर में भाग करना पड़ता है, तो वो थोड़ा कठिन हो जाता है। तो हमने डायरेक्ट 5 का भाग कर लिया, 18 का गुणा कर लिया, हमारा आंसर आसानी से आ गया। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। देखो सबसे सरल सबसे घटिया सवाल यही होते हैं, और इनको प्रैक्टिस जरूर किया करो। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे इन सवालों की तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा टफ लगेंगे, ये बात फैक्ट है। ठीक है, 6 चौक 24 किया, फिर 8 तियां 24 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि यहाँ तो पूरा वैल्यू आ गई 1। ठीक है, फिर क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड करेंगे, यानी कि माइनस का 6/4, और फिर 13 से 5 गया, कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, यानी कि यहाँ प्लस हो जाएगा, गुणे में 2 हो जाएगा प्लस। यहाँ से देखो 6 नीचे आ जाएगा, 6 नीचे ही आना पड़ेगा, यानी 9/6 ये तो चला गया, 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, 9 दूनी 18, और 18 और 4 का डिफरेंस माइनस का 14 होता है, यानी कि यहाँ से माइनस का 14 आ गया। यहाँ से करेंगे 2 दूनी 4 हो गया, 2 तियां 6 हो गया, तो 3 1 4 माइनस का 14, तो आंसर क्या आ गया, माइनस का 10। अगला सवाल करते हैं। एक स्टेडियम में फैशन शो के दौरान 2100 सीटों में से 82 से 2/3% सीटें भरी हुई थी। यदि शो में प्रत्येक सीट का मूल्य 160 है तो खाली सीटों का कारण उसे हानि कितनी हुई। देखो 82 से ही पहले 2/3 को देखो, 3 दूनी 6 हो गया, 3 अट्ठे 24 हो गया, प्लस का 2/3, यानी कि 248/300 लिख सकते हैं, यानी कि 300 में से 248 सीटें खाली भरी रही हैं। तो क्या कर रहा हूँ भाई, 52/300 क्या हो गई होंगी, खाली रही होंगी, यानी 2100 में से 52/300 सीटें खाली रही, और एक का मूल्य कितना था, 160 टोटल प्राइस। तो ये देखो 2 जीरो चले गए, 3 सत्ते 21 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, 7 पंजे 35, 1 36 हो गया, गुणे 160 हो गया। जैसे ही 16 चौकू 64 किया, हमें यूनिट डिजिट में मिल गई, आंसर मिल गई। ठीक है, 58,240 आंसर हो जाएगा। अगला सवाल करते हैं। एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले कुल छात्रों में से 65% लड़के थे, 28% लड़के और 16% लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई, और 702 लड़के उत्तीर्ण हुए। कितनी लड़कियां उत्तीर्ण हुई, देखो बहुत सरल था ये तो, 100 में से 65 लड़के हो गए और 35 लड़कियां। लड़के देखो अनुत्तीर्ण 28% हुए, यानी कि पास कितने हुए होंगे, 72%। लड़कियां देखो 16% अनुत्तीर्ण हुई, तो पास कितनी हुई होंगी, 84%। समझ में आ गई, यानी कि जो इसकी वैल्यू थी वो हमें दी गई थी कितनी, 702, हमें निकालनी थी लड़कियों की, यानी कि इसकी वैल्यू निकाली थी, यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं 702। 100 से 100 काट दो, क्योंकि बाद में ही कटना, तो अभी काट दो, गुणे हो गया क्या 72, और वैल्यू निकालनी थी हमें 35 गुणे 84। समझ में आ गई बात, आनी भी चाहिए, नहीं आएगी तो 12 छंग 72, 12 सत्ते 84 हो। फिर देखो यहाँ से 13 पंजे 65 हो गया, यहाँ से 13 पंजे 65 करेंगे तो 5 बच गया, 13 चौकू 52 हो गया, फिर कुछ कटेगा, 6 ने में 54 हो गया, 5 सत्ते 35 हो गया, 7 7 49 हो गया, गुणे कर देंगे 9 का, तो 9 ने 81, 441 दिख रहा है ना कहीं पे कि नहीं दिख रहा, 9 चौक 3608। समझ में आ गई। अगला सवाल, 62 पुस्तकों का क्रय मूल्य 50 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है। देखो तुमसे घर वालों ने कहा कि तुम किताबें लेके जाओ, उन्होंने तुमको 62 पुस्तकें किताबें दे दी कि ये इनको बेच के आना, लेकिन तुमने क्या किया, उन्होंने कह दिया एक फिक्स प्राइस कर दिया कि इतने में बेच के आना, बस तुमने उतने ही रुपए की वो चीज़ें कम दे दी, यानी कि 50 वस्तुएं तुमने दी और तुमने पैसे पूरे कमा लिए, यानी कि तुम बचा के कितनी पुस्तकें ले आए, 12 लेके आए, और तुमने दी किसने, 50 वस्तुएं दी अपने पास से, गुणे कर देंगे 100, 50 दूनी 100 हो गया, 12 दूनी 24। समझ में आ गया, इनको रिलेट कर लिया करो, अगर नहीं कर पाते हो तो 62 का सीपी बराबर 50 का एसपी हो गया, यानी कि सीपी बटे एसपी
और 50 बटे हो जाएगा 62। प्रॉफिट कितने का हुआ? 12 का। किस में? 50 का। गुणे 100 कर देंगे तो 24% आंसर आए। इस तरीके से कर लिया करो। अगला सवाल करते हैं। जब वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा जाता है तो इसका क्रय मूल्य 20% कम हो और इसे उसी विक्रय मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा? देखो पहले 100 की चीज थी, 125 में बेचा गया, कह रहा है क्रय मूल्य 20% कम हो, 20% कम होगा तो 80 होगा और उसी विक्रय मूल्य पर बेचा जाए, यानी कि देखो सेम पर बेचा जाएगा तो प्रॉफिट कितना होगा? 5 का 12 से 8 गया 4, 45 का प्रॉफिट हुआ किस पर? 80 पर। गुणा कर देंगे 100 तो 20 चौकू 80 हो गया, 20 पंजे 100 हो गया, यानी कि 55 25 हो गया, 5 चौकू 20 तो 22 हो गया बटे 4 हो गया। यहाँ से करेंगे 4 पंजे 20, 2 बचा, 4 छंग 24, 56 से 1 बटे 4%। अगला सवाल। जब प्राकृतिक संख्याओं की सूची में 25 को सम्मिलित किया जाता है तो उनके औसत में 4 की वृद्धि होती है और जब 7 को सम्मिलित किया जाता है किसमें? नई सूची में, तब क्या होता है? 1/3 की कमी हो जाती है। मूल सूची में कितनी संख्याएं थी? देखो इसको या तो बेसिक से बना लो या तो ऑप्शन से कर लो। जैसे ऑप्शन से करते इसका आंसर 4 था तो 4 को पकड़ते, 1 को बढ़ाया यानी 5 संख्याएं हो गई, लेकिन 4 की वृद्धि हुई यानी 4 चौको 16 की वृद्धि हुई, यानी कि पहले एवरेज देख लेते हैं कितना रहेगा? 9 रहेगा। तो 5 संख्याएं हो गई यानी कि टोटल सम कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा सबका। फिर कह रहा है 7 को भी सम्मिलित किया गया यानी कि एक संख्या और बढ़ गई, 5 से संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। तो यहाँ से देखो 7 बढ़ा देंगे तो ये कितना हो गया? 52 हो गया। तो कह रहा है कि नई सूची की संख्या के औसत में 1/3 कम हो गया। समझना बात को, कहने वाली बात क्या है कि जो एवरेज आएगा 52/6 का, ये 52/6 का, वो 9 से 1/3 कम, ये सेटिस्फाइड हो जाता तो हमारी संख्या 4 मानी हुई सही होगी। तो यहाँ से करेंगे, देखो 3 दूनी 6 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, 2 नहीं कटेगा तो 2 तियाँ 6 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 छक्के 12, 9 तियाँ 27 और 1 26/3। यहाँ से देखो सेटिस्फाइड हो गया। ये तो तुम्हारा हो गया ऑप्शन मेथड से। अब करते हैं बेसिक मेथड से, थोड़ा इरेज कर लें। अब यहाँ से देखो हमने संख्याएं मान ली कि n थी और उनका एवरेज हमने मान लिया कि x था। संख्याएं क्या मान ली? n थी। समझ में आ गई बात? अगर इनका हम सम निकालते तो nx निकलता। अब कह रहा है एक संख्या बढ़ गई, तो एवरेज में 4 की वृद्धि हो गई। यहाँ से टोटल सम कितना हो जाएगा? nx प्लस 25 हो जाएगा। यानी कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो nx प्लस का 4n प्लस का x हो गया प्लस का 4 हो गया बराबर nx प्लस 25 आ गया। ये तो कैंसिल आउट हो गया। यानी कि अगर हम लिखना चाहें तो ये 4n प्लस x और 25 से 4 गया 21 हो गया। अब देखो सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि नई सूची में 7 को सम्मिलित किया गया, यानी कि संख्याएं कितनी हो गई? n+2 हो गई। तो कह रहा है कि नई सूची के औसत में 1/3 की कमी होगी। नई सूची का औसत ये था यानी x + 4 माइनस का 1/3 हो गया। समझ रहे हो ना बात को, कहना क्या चाह रहा हूँ? लेकिन ये हुआ कैसे है ये भी तो दिमाग में रखना है। यानी कि अब इसमें nx प्लस 25 और प्लस 7 भी ऐड हो गया है। समझ में आ गई बात? फिर से गुणा करेंगे, n का x में करेंगे तो nx हो गया, 4 में करेंगे तो 4n हो गया, माइनस का n/3 हो गया, प्लस का 2x हो गया, प्लस का 8 हो गया, माइनस का 2/3 हो गया बराबर nx प्लस 32 हो गया। ये तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। सबको समझ में आ रही ना बात को? आनी भी चाहिए। तो देखो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? 4 तियाँ 12, 12 से 1 गया कितना हो गया? 11n/3 हो गया, प्लस का यहाँ पर 2x था, यहाँ पे करेंगे 8 तियाँ 24, 24 से 2 गया कितना हो गया? 24 से 2 गया तो 22/3 हो गया बराबर हो गया 32। समझ में आ गई? इसको इधर सॉल्व कर लें, यानी कि 3 का पूरे में मल्टीप्लाई कर दे, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो 11n प्लस 3 दूनी 6x प्लस का 22 बराबर 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 हो गया। तो यहाँ से देखो 11n प्लस का 6x और प्लस करेंगे बराबर करेंगे 22 उधर माइनस का, 6 से 2 गया 4, 9 से 2 गया 7 हो गया। ये तो सेकंड इक्वेशन आ गई। समझना बात को। अब ये पहली थी ये सेकंड थी, दोनों को सॉल्व कर लें। हमें चाहिए क्या? हमें संख्याएं चाहिए, यानी कि x को हमें हटाना, यहाँ पर 6 मल्टीपल हो रहा है यानी कि इसमें पूरे में 6 का मल्टीपल करके लिख दें, यानी कि 6 चौक 24n प्लस का 6x बराबर हो गया 6 कम 6, 6 दूनी 12। अब इनको क्या करेंगे? घटा देते हैं। ये तो कैंसिल आउट हो गया और 24 से अगर 11 घटाएंगे तो 4 में से 1 गया 3 हो गया, 2 से 1 गया 1 हो गया, यानी माइनस का 13n हो गया। यहाँ से 6 से 4 गया 2 हो गया और 12 से 7 गया 5 हो गया।
यहाँ पर 2 कर लो, ठीक है। तो माइनस का आया, माइनस माइनस प्लस हो गया, n बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। तो समझ में आ गई होगी। तो ठीक है, जो भी तरीका अच्छा लगता है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। आगे चलिए, इस पर थोड़ा काम करना पड़ेगा, देखते हैं कोई अगर तरीका पता लगता है तो मैं इसका वीडियो अपलोड कर दूंगा। चलिए फिर अगला सवाल करते हैं। ए बी सी डी एक ऐसा वर्ग है जिसकी भुजा 30 सेंटीमीटर है। उस न्यूनतम आकार के वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा जिसे ए बी सी डी के अंदर इसकी भुजाओं पर इसके शीर्षों के साथ निर्मित किया जाता है। तो देखो, एक तो वर्ग हो गया। अगर इसमें मान लो अधिकतम वाला पूछ देता तब क्या होता, और न्यूनतम वाला पूछ देता तब क्या होता। देखो, अधिकतम वाला अगर बनाएंगे तो वो यहाँ से बनेगा, केवल इसके विकर्ण पर बनेगा, तब हम उसका एरिया निकालेंगे, यानी कि इस तरीके से बनेगा। लेकिन हमसे पूछा क्या है, न्यूनतम वाला, या तो ऊपर बना लो या नीचे बना लो। न्यूनतम वाला पूछा तो उसकी भुजा पर बनेगा, यानी कि जो भी बनेगा तो वो यहाँ से देखो ऐसे करके कर लो, यानी कि एक शीर्ष उसका ये हो जाएगा, ये एक हो जाएगा, इसको यहाँ से मिला देंगे ऐसे करके, ये हो जाएगा एक वर्ग बन जाए। समझ में आ गई। तो उसमें जो ये भुजा है ना, ये किसका काम करेगी, उसका विकर्ण का, यानी कि √2a बराबर कितना हो गया, 30 हो गया। समझ में आ गया। हमने बताया था अगर इसका एरिया निकालना हो, विकर्ण दिया है तो उसका विकर्ण का स्क्वायर कर दो, बटे 2 कर दो। हमेशा याद रखना, एक ऐसा नहीं है कि पूरा फार्मूला लगाते घूमो, तब तो फिर दिन रात एक करते रहना और सिलेक्शन भी नहीं होगा। अगला सवाल करते हैं। दो बर्तनों ए और बी, अम्ल और जल का अनुपात इतना और इतना है। देखो, दो बर्तन थे, ए थे और बी था, ठीक है। इसमें 3:2 था, इसमें 7:3। टोटल कितना हो गया, इसमें 5 था, 7 3 10 था। लेकिन 4:5 में मिलाया जाना था, यानी कि इसको पहले तो बराबर करेंगे, 2 का गुणा कर दिया, फिर इसमें 4 का करना पड़ेगा, इसमें 3 का करना पड़ेगा, यानी कि नया जो रेशियो मिलेगा, 4 दूनी 8 3 24 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, इधर 3 का करेंगे, 7 3 21 हो गया, 3 3 का 9 हो गया। यानी कि देखो, दोनों का क्या परिणाम ही बताना था, यानी कि जोड़ देंगे, 4 1 5 हो गया, 2 2 4 हो गया, 9 6 15 हो गया, यानी 5 25 हो गया, 5 9 45, 9:5 आंसर आ गया। इजी सवाल था ये तो। अगला सवाल करते हैं। 23 संख्याओं का औसत 45 है, प्रथम 12 संख्याओं का औसत इतना है, 6 संख्याओं का औसत इतना है, शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। शेष संख्याएं 12 6 18 5 बची हैं, यानी कि उनके पास 45 तो रहा ही होगा, तभी तो एवरेज के बराबर पहुंचेंगे। लेकिन यहाँ से देखो, ये कितना कम हो रहा, 4.5 कम हो रहा है, यानी कि 12 लोगों में कितना कम हो जाएगा, 12 पंजे 60, 12 चौका 48 और 6 54 कम हो जाएगा। यानी कि जो ये नंबर है ना, इसको भरपाई करनी पड़े होंगी, जो नंबर 5 बचे हैं इनको भरपाई करनी पड़ी होगी, कितने की, 54 की। अब यहाँ से दूसरी कंडीशन में देखो, यहाँ से कितना बढ़ गया, 3.5, तो 6 लोगों में 6 पंजे 30, 6 3 18 और 3 21, यानी कि ये इससे कम हुआ होगा। तो बटे कितनी संख्याएं बची हैं, 5 संख्याएं बची हैं, यानी कि 4 से 1 गया 3 हो गया, 5 से 2 गया 3 हो गया, बटे 5 हो गया, ये भी प्लस का आया है। तो 5 छक्का 30 हो गया, 5 छक्का 30 हो गया, यानी 45 में 6.6 जोड़ देंगे तो 45 और 6 51.6 आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात। तो ये थोड़ा अच्छे सवाल होते हैं, इनको नोट कर लिया करो अगर ना पता हुआ करे। अगला सवाल। ट्रेन ए और बी एक ही दिशा में 80 और 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ट्रेन ए एक ही स्टेशन से ट्रेन बी से 30 मिनट पहले निकलती है। ट्रेन बी और ट्रेन ए को कितने समय में पार करेगी। देखो क्या कह रहा, एक ही दिशा में चल रही है, यानी कि दोनों सेम दिशा में जा रही हैं, समझना बात को। फिर कह रहा ट्रेन बी से 30 मिनट पहले निकलती, कौन सी, ट्रेन ए, यानी कि उसने डिस्टेंस कितनी कवर कर ली है, 80 × 30/60। 20 दूनी 20 क्यों, 0 से 0 चला गया, 3 दूनी 6 हो गया, और यहाँ से करेंगे 2 चौकू 8, यानी कि वो 40 किलोमीटर आगे पहुंच चुकी, कौन सी ट्रेन, ए पहुंच चुकी। अब वो पकड़ेगी अपनी सापेक्ष चाल से, यानी कि 40 की दूरी जो पकड़ेगी वो सापेक्ष चाल से, यानी कि चालें क्या होंगी, घट जाएंगी, यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा एक्स्ट्रा स्पीड चलनी पड़ेगी, तब वो उसको पकड़ लेगी, यानी कि 2 घंटे में वो उसको पकड़ लेगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगला सवाल करते हैं। देखो सबसे कठिन सवाल आ गया शिफ्ट का। यहाँ पर साइन गुणा का करेंगे तो 2 ऊपर पहुँच जाएगा, समझते रहना बात को। यहाँ से 5 से 5 चला गया, बाकी तो देखो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 1/2 प्लस का 1/2 माइनस का 2 दूनी 4 हो गया। एलसीएम ले लेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी कि एलसीएम 2 हो गया, 2/2 1 हो जाएगा, प्लस का 3/2 हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे क्या, 2 आ जाएगा, यानी 1 + 1 माइनस का 2 प्लस का 3 हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी कि 3/2 आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखो ऐसा कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर देखो क्या है, 1 में डिवाइड किया गया है,
3/2। गुणा का साइन करेंगे तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 3 नीचे हो जाएगा। आंसर क्या आ गया? 2/3 आ गया। तो देखो हर चीज़ ध्यान रखनी पड़ती, मैं भी भूल गया था एक को, इसलिए वो आंसर कर रहा था। अगला सवाल, मान लीजिए x 4 अंकों की एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे 12, 15, 16, 20 से विभाजित करने पर क्रमशः 9, 12, 13, 17 शेषफल प्राप्त होता है। x के अंकों का योग क्या होगा? x देखो बहुत वैल्यू रखता है, तो 12 3 9 3 12 होगा, 12 3 15 होगा, यानी सब में डिफरेंस 3 का आ रहा है, तो कोई समस्या बड़ी बात नहीं है। तो इनका देखो 12, 15, 16 और 20, इनका एलसीएम ले लें। इनका एलसीएम लेंगे तो देखो 4 लिखा, काट दो, क्या क्या बचा? 4 3 12, 15 बचा, 4 चौको 16 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया। तो देखो यहाँ पर 15 लिखेंगे तो 15 में ये दोनों चले जाएंगे, और बचा क्या? फिर एक 4 बच गया, यानी कि ये तो एलसीएम आ गया 4 चौको 15 चौको 60, 6 चौक 24, 240 एलसीएम आ गया। और बड़ी से बड़ी संख्या 1 2 3 4 हो गई, समझ में आ गई। 24 चौको 96 होता है, यानी कि 960 कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। 24 पंजे 120 होता है, तो 1200 हो जाता, वो ज़्यादा हो जाता। 9 से 6 गया 3, उतार लिया 9। फिर करेंगे 24 दूनी 48, ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 24 एकम 24, यानी कि 240 बार जाएगा, यानी कि 9 बचा, 9 से 4 गया 5, 3 से 2 गया 1, यानी कि 9999 से हम 5159 हटा दें तो डिविजिबल मिल जाएगा। 9 से 5 गया 4, 9 से 1 गया 8 हो गया, 9840। लेकिन हमें शेषफल भी 3 चाहिए था, शेषफल 3 चाहिए था, यानी कि इससे 3 हमें और हटाना पड़ेगा, तब वो नंबर मिल पाएगा। 10 से 3 गया 7 हो गया, और यहाँ 3 बचा, यहाँ 8 बचा, यहाँ 9 बचा। जोड़ दे सबको, 9 8 17, 17 और 3 20 और 7 27, आंसर आ जाए। कठिन था थोड़ा, लेकिन अच्छा था। अगला सवाल, चलिए फिर 7 दिसंबर की शिफ्ट 2 कंप्लीट हो गई। और बताओ, आप लोगों की पढ़ाई तो बढ़िया चल रही? कमेंट किया करो भाई, कमेंट लिख के बताया करो कि अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, पढ़ाई कैसी चल रही, डिमोटिवेट हो, मोटिवेट हो, क्या हो क्या नहीं हो, कमेंट जरूर किया करो, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।